हेलो डियर, स्वागत है आपका आर्यन यूनिवर्सिटी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां अपन देख रहे हैं ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके आने वाले फ्यूचर एग्जाम में आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस की कंटिन्यूइंग में अपन देख रहे हैं। जो आज का अपना अभी फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए कि एक क्लाइंट टेल द नर्स, एक क्लाइंट नर्स को बता रहा है दैट द फर्स्ट डे ऑफ हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज जुलाई 22, 2010। एक क्लाइंट जो एंटीनेटल विजिट के दौरान आया है वो नर्स को बता रहा है, आपको बता रहा है कि उसका लास्ट एलएमपी है, लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड है, वो कब था? जुलाई 2000, 20 जुलाई 2010 को। ठीक है, जुलाई 2010 को था। ओके, व्हाट इज द एस्टिमेटेड डेट ऑफ बर्थ? तो उसकी ईडीडी क्या होगी जब उसका एलएमपी जुलाई 22, 2010 है, तो उसकी ईडीडी क्या होगी अकॉर्डिंग टू नेगलेज फॉर्मूला। ठीक है, नेगलेज के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या थी? नेगलेज के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि जो भी लास्ट एलएमपी है उसके अंदर से एलएमपी माइनस 3 मंथ्स करने हैं। जो भी उसकी एलएमपी है उसके अंदर से 3 मंथ्स को माइनस करना है एंड देन एड 7 डेज, एड 7 डेज, जो भी डेट आएगी उसके अंदर 7 डेज ऐड कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके अंदर जो बाद में डेट आएगी 7 डेज ऐड करने के बाद में उसमें एड 1 ईयर, एड 1 ईयर, ये क्या हो जाएगी अपनी ईडीडी हो जाएगी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगी। ओके, तो इसकी एलएमपी क्या है उस मदर की, उस क्लाइंट की? उसकी एलएमपी है जुलाई 22, 2010। इसके अंदर से अपने को क्या करना है? सबसे पहले तो 3 मंथ्स माइनस करने हैं। क्या करने हैं? 3 मंथ्स माइनस करने हैं। तो इसके 3 मंथ्स माइनस में क्या हो जाएंगे? अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल, अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल 2010, अप्रैल 2010, ये क्या हो जाएगी उसकी 3 मंथ्स माइनस करके। अब क्या करना है, इसके अंदर अपने को 7 डेज ऐड करने हैं। क्या करने हैं? 7 डेज ऐड करने हैं। तो 7 डेज ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 29 अप्रैल, ठीक है, और 2010, ये हो गई। अब क्या करना है, जो डेट आई है उसके अंदर 1 ईयर ऐड कर देंगे। तो 1 ईयर ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? डेट तो सेम है, 29 अप्रैल 2011, 1 ईयर ऐड करेंगे। ठीक है, तो 1 ईयर ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? नेक्स्ट ईयर कौन सी है? 2011। तो इस मदर की, इस क्लाइंट की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या हो जाएगी? 29 अप्रैल 2011। तो ऑप्शन सेकंड अपना राइट जाएगा। ओके, ये किसके अकॉर्डिंग है? नेगलेज रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेगलेज रूल के अकॉर्डिंग, नेगलेज रूल जिसके अंदर एलएमपी में लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसके अंदर से 3 मंथ्स माइनस करना है एंड देन 7 डेज ऐड करना है। जो डेट आएगी 7 डेज ऐड करने के बाद में उसके अंदर 1 ईयर और ऐड कर देंगे। जो अपनी डेट आएगी निकल के वो ही डेट अपनी क्या होगी? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी। ओके, वही क्या होगी? अपनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो इस एग्जांपल में पढ़ने वही क्या है, जुलाई 22, 2010 के अंदर 3 मंथ्स माइनस करके 7 डेज ऐड किया तो 29 अप्रैल 2010 आया है। देन इसके अंदर 1 ईयर ऐड किया तो 29 अप्रैल 2011, ये इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना आज का? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि व्हाट इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द चाइल्ड बियरिंग प्रोसेस, ठीक है, शुड द नर्स टीच ए क्लाइंट ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान
मदर को कौन सी इंस्ट्रक्शन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर नर्स मदर को इंस्ट्रक्शन देगी, ठीक है। यानी इनमें से कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शन है, इंफॉर्मेशन है जो कि मदर प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देगी, ठीक है। तो कौन सी हो सकती है? क्या वो लेबर और बर्थ के बारे में इंस्ट्रक्शन देगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर? ये लेबर और बर्थ तो सबसे लास्ट स्टेज है। प्रेगनेंसी जब लेबर हो जाएगा तो प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है। वो तो नेक्स्ट स्टेज आ गई लेबर। तो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट के दौरान ही अगर वो लेबर के बारे में बात करेगी तो जो प्रेगनेंसी के दौरान जो डेवलपमेंट है, जो जो चेंजेज है उनके बारे में कब बताएगी। तो यानी ये वाला तो ज्यादा लेट हो जाएगा, ये तो ज्यादा लेट का काम है। ये वाला लेबर के बारे में ही पहले बताना है तो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो अर्ली इतना इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, उससे पहले तो और भी कई इंफॉर्मेशन है जो कि लेबर और बर्थ है उसके लिए देनी हो इंफॉर्मेशन। तो प्रेगनेंसी के लिए पहले इंफॉर्मेशन तो उसको प्रेगनेंसी स्टार्ट है उस दौरान उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या उसको और इम्प्रूव करने, वो अपने वो इंस्ट्रक्शन देने। इतना जल्दी फर्स्ट विजिट के दौरान ऐसा नहीं है कि उसको लेबर और बर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दे। ओके, नेक्स्ट है द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन। क्या नर्स, क्या अपन आप भी हैं तो क्या आप उसको ऐसे बोलेंगे कि उसका आपके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है उनके साइन सिम्टम्स के बारे में बताएंगे? कि प्रेगनेंसी की फर्स्ट विजिट के दौरान आप बता देंगे कि आपके पैरों में स्वेलिंग आएगी, ओके, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी प्रेगनेंसी से। तो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट के अंदर ही अगर आपने इसे कॉम्प्लिकेशन के साइन सिम्टम बताने लग जाएंगे तो वो तो और एंजाइटी और उसको कंसर्निंग प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको और प्रॉब्लम होगी, एंजाइटी होगी, टेंशन में होगी। तो अपने को उसको पहले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में नहीं बताना है, पहले अपने को उनको गाइड करना है, उसको एनकरेज करना है, नॉलेज देना उसको, ठीक है, उसका नॉलेज एनकरेज करना है रिगार्डिंग प्रेगनेंसी। ओके, पहले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में नहीं बताना है। नेक्स्ट है रोल ट्रांजिशन इनटू पेरेंटहुड एंड इट्स एक्सेप्टेंस। कि जो जो पेरेंटहुड बनेंगे, यानी जो जन्म के बाद में जब वो माता पिता बनेंगे, पेरेंटहुड होंगे, तो उनके बारे में उनको एक्सेप्टेंस की स्टेज के बारे में बताएंगे कि आप पेरेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो आप पेरेंट्स बनने वाले हैं तो आपको ये सावधानी रखनी है, आपको ये अच्छा लगेगा, उसके बारे में एडवाइस करना है। तो ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा फर्स्ट एंटीनेटल विजिट के अंदर ही आप उनको जन्म के बाद की बातें बताने लग जाओगे तो ये भी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ये वाला जो पेरेंटहुड है वो लास्ट ट्राइमेस्टर की बातें हैं, ओके। ये भी आप फर्स्ट विजिट के दौरान उस मदर को नहीं बताएंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम प्रेगनेंसी। कि प्रेगनेंसी के दौरान फिजिकल और मेंटल या इमोशनल चेंजेस होते हैं। ये वाला ऑप्शन अपना सही जाएगा। सही क्यों जाएगा? क्योंकि जब फर्स्ट एंटीनेटल विजिट है उस दौरान मदर को आप ऐसे काउंसलिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे कि आप प्रेग्नेंट है, आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल और कई तरह के इमोशनल चेंजेस आएंगे, आप उनको कोऑपरेट करना है, ठीक है। आपको इनसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। इमोशनल चेंजेस एक नॉर्मल बात है प्रेगनेंसी के दौरान। फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी आपके लेग स्वेलिंग हुआ आपको, ठीक है, थोड़ी सावधानी रखनी है। तो फिजियोलॉजिकल और मेंटल चेंजेस एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल चेंजेस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओके। ये उसको फर्स्ट विजिट के दौरान बातें बतानी है। तो अपना फोर्थ ऑप्शन सही जाएगा, अपना ऑप्शन फोर्थ सही जाएगा, एक्यूरेट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट ड्यूरिंग एन अल्ट्रासोनोग्राम। एक नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है अल्ट्रासोनोग्राम के दौरान, अल्ट्रासाउंड के दौरान, जो वो प्रीनेटल विजिट के दौरान आई है एक मदर, तो नर्स उसकी केयर कर रही है। तो केयर के दौरान व्हाट पैरामीटर्स डज द नर्स expect to be used when determining pregnancy dates। तो कौन से पैरामीटर्स यूज करेगी वो नर्स उस मदर के अंदर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी देखने के लिए? कि अल्ट्रासाउंड से एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी देखने के लिए, एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी का पता करने के लिए कौन से पैरामीटर्स यूज करेगी वो नर्स, ठीक है। तो पैरामीटर्स की बात करें तो कौन कौन से पैरामीटर्स यूज करते हैं यूएसजी के टाइम पे? तो क्या इनमें से है ओसिपिटल फ्रंटल डायमीटर एटम, ओसिपिटोफ्रंटल डायमीटर जो उसका फीटल के स्कल का डायमीटर है,
ये ओसिपिटोफ्रंटल डायमीटर जो स्कल फिटल स्कल का एक डायमीटर है। ओके, फिटल के स्कल का डायमीटर है, जिसके अंदर ये वाला कौन सा डायमीटर है, ये ओसिपिटोफ्रंटल एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से ये मेंटम हो गया, ये फिटल का स्कल है। ओके, ये फिटल का स्कल है, यहां पर क्या है, ब्रेगमा है, यहां पर क्या है, लेम्डा। लेम्डा ये क्या है, ब्रेगमा, जो कि एंटीरियर फोंटानेल। ब्रेगमा क्या होता है, एंटीरियर फोंटानेल। लेम्डा क्या है, पोस्टीरियर फोंटानेल। ओके, पीछे कौन सी बोन होती है, ओसिपिटल बोन। कौन सी होती है, ओसिपिटल बोन। ओके, ये फ्रंटल साइड में कौन सी, फ्रंट साइड में कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन। और सुपीरियरली दोनों लेटरल साइड में कौन सी बोन है, ये वाली बोन है पेराइटल, दोनों तरफ होती है जो पेराइटल बोन। ओके, यहां ये कौन सी बोन है, ये है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन। ओके, फिर ये मास्टोइड और फेशियल बोन, ये मेंटम हो गया, ये मेंटम पार्ट हो गया। ओके, देन तो ये कौन सा डायमीटर बता रहा है पहले इसमें, ये बता रहा है कि अपन यूएसजी के थ्रू ओसिपिटोफ्रंटल डायमीटर देखते हैं। ए टर्म, टर्म के दौरान जब प्रेगनेंसी टर्म स्टेज पे होती है उस दौरान यूएसजी से अपन ओसिपिटोफ्रंटल डायमीटर देखते हैं। लेकिन टर्म के दौरान अपन ओसिपिटोफ्रंटल डायमीटर है वो प्रेगनेंसी डेट देखने के लिए नहीं करते हैं। टर्म के दौरान अपन ओसिपिटोफ्रंटल डायमीटर देखते हैं, बट अपन इसलिए नहीं देखते कि उसकी प्रेगनेंसी की एज का पता लगा सके, प्रेगनेंसी की डेट का पता लगा सकते। अपन ओसिपिटोफ्रंटल डायमीटर इसलिए देखते हैं कि लेबर का प्रोसेस इजीली हो सकता है क्या, कि उसका एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है वो सही है क्या, एक्यूरेट है क्या। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं अपन ओसिपिटोफ्रंटल डायमीटर। ओसिपिटोफ्रंटल डायमीटर कौन सा होता है, ओसिपिटोफ्रंटल डायमीटर जो ओसिपिटल और फ्रंटल बोन के बीच का डायमीटर होता है, जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है। ये कौन सी साइड है, एंटीरियर। ठीक है, ये कौन साइड है, पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड का डायमीटर होता है, जिसमें कि ओसिपिटल से स्टार्ट होके और कहां पर, फ्रंटल, तो ओसिपिटोफ्रंटल डायमीटर। ये वाला डायमीटर जो कि अपन किसके लिए देखते हैं कि लेबर का प्रोसेस इजीली हो जाए विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी डिले लेबर। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर्स देखते हैं। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के अंदर ओसिपिटोफ्रंटल डायमीटर या ओसिपिटोब्रेगमेटिक डायमीटर, ठीक है, या सब ओसिपिटोफ्रंटल डायमीटर। ओके, या फिर मेंटोवर्टिकल डायमीटर, सब मेंटोवर्टिकल डायमीटर, सब मेंटोब्रेगमेटिक डायमीटर। ये डायमीटर है वो एंटीरियर पोस्टीरियर के डायमीटर्स होते हैं। और होते हैं कौन से, ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर की अगर बात करें तो होते हैं, जैसे ये तो लेटरल साइड से देखते, स्कल को लेटरल एस्पेक्ट से देखे तो इस तरीके से, अगर स्कल को फ्रंटल पोर्शन से देखे तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये सामने कौन सी बोन होगी, फ्रंटल बोन, जो बर्थ के टाइम पे कितनी होती है, दो होती है। ठीक है, दो लेटरल फ्रंटल बोन होती है, फ्रंटल बोन। पोस्टीरियरली कौन सी बोन होती है, ये ओसिपिटल बोन होती है, ओसिपिटल बोन होती है। ओके, मिड के अंदर ये दोनों और दो कौन सी बोन होती है, ये होती है पेराइटल बोन। ठीक है, ये दोनों तरफ कौन सी बोन होती है, तो ये पेराइटल बोन, पेराइटल बोन। पेराइटल बोन के नीचे की ओर ये कौन सी बोन होती है साइड में, यहाँ पर वो होती है टेम्पोरल बोन। ठीक है, टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन के भी और नीचे की ओर सराउंडली कौन सी बोन होती है दोनों तरफ, वो होती है स्फेनोइड बोन। ठीक है, अंदर की ओर, तो अंदर की ओर कौन सी बोन होती है, स्फेनोइड बोन। टेम्पोरल बोन के नीचे की ओर, अंदर की ओर कौन सी बोन होती है, स्फेनोइड बोन। ओके,
और एंटीरियरली साइड के अंदर ये वाला प्रोसेस है, तो ये कौन सा पार्ट आता है, मास्टोइड पार्ट, ठीक है। तो मास्टोइड, बाई मास्टोइड या सब मास्टोइड डायमीटर भी होता है। तो लेटरल डायमीटर की अगर बात करें तो कौन कौन से होते हैं, बाईपेराइटल डायमीटर जो सबसे लार्जेस्ट डायमीटर होता है ट्रांसवर्स डायमीटर का, तो बाईपेराइटल डायमीटर। फिर उसके आगे की ओर उससे छोटा होता है सब पेराइटल, ये हो गया बाईपेराइटल, बाईपेराइटल। एक हो गया सब पेराइटल डायमीटर। और दो टेम्पोरल बोन के बीच का डायमीटर कौन सा हो गया, बाई टेम्पोरल डायमीटर, बाई टेम्पोरल डायमीटर। ओके, तो इस तरीके से ये ट्रांसवर्स डायमीटर होते हैं। तो ये वाले डायमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, वो डिलीवरी के टाइम पे डिलीवरी का ड्यूरेशन देखने के लिए कि ये इजीली डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर ये डायमीटर्स कम ज्यादा है तो इनकी वजह से क्या डिलीवरी टाइम वो एक्सटेंड हो सकता है और शॉर्ट हो सकता है। तो ये वाला डायमीटर्स अपन लेबर के टाइम देखते हैं, टर्म के दौरान लेबर के लिए देखते हैं, ना कि उसकी एज देखने के लिए, फीटल एज या ठीक है प्रेगनेंसी एज देखने के लिए नहीं करते हैं। ये अल्ट्रासाउंड से अपन फीटल एज देखने के लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्राउन टू रंप मेजरमेंट अंटिल 11th वीक्स। अपन अल्ट्रासाउंड से सीआरएल क्राउन टू रंप लेंथ देखते हैं। क्राउन टू रंप लेंथ कौन सी होती है, क्राउन टू रंप लेंथ के अंदर हेड से लेके और टोर्सो तक, ठीक है, फीट तक नहीं टोर्सो तक जो ये लेंथ होती है फीट के अलावा, ठीक है, फीट के अलावा टोर्सो तक की जो ये लेंथ होती है ये देखते हैं सीआरएल, जिससे कि अपन पता लगा सकते हैं कि डिलीवरी डेट कब है। ये 11th वीक तक देखते, 11th वीक तक ये कंफर्मेटरी होती है, मोस्ट इफेक्टिवली रहती है ये क्राउन टू रंप लेंथ के द्वारा, ये यूएसजी के द्वारा क्राउन टू रंप लेंथ असेस करना, मेजर करना। ओके, तो ये ऑप्शन सेकंड अपना एक्यूरेट जाएगा, यानी इसके हेड से लेके टोर्सो तक की लेंथ को अपन असेस करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड से, जिससे कि अपने को पता लग जाए कि इसकी प्रेगनेंसी एज कितनी है, ठीक है, प्रेगनेंसी डेट क्या है इसकी। ओके, एक है बाईपेराइटल डायमीटर 12 सेंटीमीटर और मोर एट टर्म, कि अपन प्रेगनेंसी के उसके प्रेगनेंसी के टाइम पर बाईपेराइटल डायमीटर देख के असेस कर सके कि उसकी प्रेगनेंसी डेट कब है। ये बाईपेराइटल डायमीटर है वो भी अपन कब देखते हैं, टर्म के दौरान देखते हैं, जो कि कहाँ का है, ये एक ट्रांसवर्स डायमीटर है जो कि दो पेराइटल्स के बीच का डायमीटर है। ये वाला डायमीटर 12 सेंटीमीटर का नहीं होता है, जो बाईपेराइटल डायमीटर है ये डायमीटर 12 सेंटीमीटर का नहीं होता है। तो अपना डायमीटर है जो कि ट्रांसवर्स डायमीटर, जिनमें बाईपेराइटल, सब पेराइटल, बाईटेम्पोरल, ओके, ये वाले डायमीटर्स होते हैं। तो इनके अंदर जो अपना बाईपेराइटल डायमीटर है वो तो केवल टर्म के टाइम कितना रहता है, 9.5 सेंटीमीटर होता है, 12 सेंटीमीटर नहीं होता। ये क्या कर रहा है कि टर्म के टाइम पर डायमीटर, जो बाईपेराइटल डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो, तो ये तो टर्म के टाइम पे इतना रहता ही नहीं है। टर्म के टाइम पर बाईपेराइटल डायमीटर कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर होता है। और दूसरी बात ये है कि बाईपेराइटल डायमीटर अपन केवल प्रेगनेंसी के बाद में जब डिलीवरी होने वाली है उस समय अपन देखते हैं कि इजीली डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। ओके, तो ये बाईपेराइटल डायमीटर है वो भी अपन अल्ट्रासाउंड से असेस नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट है डायगोनल कॉन्जुगेट इज बिटवीन 26 एंड 37 वीक। बाई डायगोनल कॉन्जुगेट है वो भी अपन असेस नहीं करते हैं अल्ट्रासाउंड से 26 से 37 वीक के दौरान, क्योंकि डायगोनल कॉन्जुगेट है वो मदर का डायमीटर है, ओके, ना कि फिटस चेंजेस, फिटल डेवलपमेंट से या फिटल के रिलेटेड कोई डायमीटर नहीं है। ये डायगोनल कॉन्जुगेट जो एक मदर की पेल्विस का डायमीटर है। ओके, ये डायगोनल कॉन्जुगेट डायगोनल कॉन्जुगेट ये डायगोनल कॉन्जुगेट जो कि मेटरनल पेल्विस का डायमीटर है, मेटरनल पेल्विस, ओके, मेटरनल पेल्विस का एक डायमीटर है।
इसके अंदर क्या होता है कि मदर के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होते हैं। मदर की जो पेल्विक केविटी है, पेल्विक केविटी और पेल्विक आउटलेट, ओके, एंड पेल्विक इनलेट, तीन पार्ट है पेल्विस के, पेल्विक इनलेट, ठीक है। तो इस पेल्विक इनलेट केविटी और आउटलेट के एंटीरियर पोस्टीरियर के जो डायमीटर्स हैं वो एक तरीके से तीन तरीके से डिवाइड हैं। एक पहला होता है ट्रू कॉन्जुगेट, ट्रू कॉन्जुगेट, एक होता है ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, ओके, एक होता है डायगोनल कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट, ओके, एक होता है डायगोनल कॉन्जुगेट। इन कॉन्जुगेट की अगर अपन बात करें, ये तीनों कॉन्जुगेट है वो मदर के पेल्विस के कॉन्जुगेट है। तो अगर पेल्विस के एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें तो पोस्टीरियर साइड में क्या है, ये सेक्रम, सेक्रम के नीचे कोकिक्स, ठीक है, सेक्रम और कोकिक्स। एंटीरियर साइड में क्या होती है मदर की, प्यूबिस बोन होती है। कौन सी बोन होती है, प्यूबिस बोन होती है। तो इसके एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आते हैं, इनके अंदर ही ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट एंड डायगोनल कॉन्जुगेट आते हैं। तो ट्रू कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, सेक्रम के अपर पार्ट से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस के अपर पार्ट के बीच का जो डायमीटर, जो लेंथ होती है वो क्या होती है, ट्रू कॉन्जुगेट होती है, जो कि कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर होती है, ओके। एक होता है सेक्रम प्रोमोनेंट्री से लेके मिडिल, सेक्रल प्रोमोनेंट्री से मिडिल ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसके बीच का डायमीटर होता है, ये कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। जो ऑब्स्टेट्रिक डायमीटर है 10 सेंटीमीटर होता है। ट्रू कॉन्जुगेट कितना होता है, 11 सेंटीमीटर होता है। एक होता है डायगोनल कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट जो कि पेल्विस सेक्रम से लेके और प्यूबिक सिम्फाइसिस के लोअर बॉर्डर का जो डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, वो कौन सी होती है, डायगोनल कॉन्जुगेट, ओके। ये कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। तो ये वाले कॉन्जुगेट है वो डिलीवरी के टाइम पर हेल्प करते हैं, अगर ये डायमीटर ज्यादा है तो इजीली डिलीवरी हो सकती है। तो डायगोनल कॉन्जुगेट है जो कि पेल्विक आउटलेट का एक डायमीटर है, ओके। ऑब्स्टेट्रिक डायमीटर जो पेल्विक इनलेट का है, जिसके अंदर ये इनलेट जो अंदर की साइड से पेल्विक जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो क्या रहती है, राउंडेड रहती है, तो ये डायमीटर कम होता है, इसलिए ये ओब्लिक डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ओके। तो तीनों कॉन्जुगेट, ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट और डायगोनल कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट 12 सेंटीमीटर का होता है, ओके। अपना क्वेश्चन में ऑप्शन क्या था कि अपन यूएसजी के थ्रू डायगोनल कॉन्जुगेट देखते हैं कि 26 से 37 वीक में, अपन यूएसजी से डायगोनल कॉन्जुगेट नहीं देखते हैं। ये वाले कॉन्जुगेट तो अपन लेबर के टाइम पर असेस करते हैं कि यहाँ पे इजीली डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना राइट नहीं होगा। तो अपना ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सेकंड, क्राउन टू रम्प मेजरमेंट अंटिल 11th वीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये है व्हाट चेंजेस डज ए नर्स एक्सपेक्ट इन ए क्लाइंट्स हेमेटोलॉजिकल सिस्टम, यानी प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस डेवलप होते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस की अगर बात करें तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस में सिस्टेमेटिकली चेंजेस भी होते हैं। तो सिस्टेमेटिकली में सिस्टेमिक चेंजेस के अंदर हेमेटोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भी चेंजेस आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हेमेटोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भी वेरियस चेंजेस आते हैं। तो उनकी बात करें तो ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, इन चारों चेंजेस में से कौन से चेंजेस आप एक्सपेक्ट करोगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, यानी हेमेटोलॉजी से रिलेटेड इन चारों चेंजेस, चारों वैल्यूज के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू आप एक्सपेक्ट करोगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान। देखते हैं, पहला क्या है, एन इंक्रीज इन हेमेटोक्रीट, कि क्या सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर हेमेटोक्रीट का लेवल है वो बढ़ जाएगा। बात करें हेमेटोक्रीट, हेमेटोक्रीट क्या होता है, कंसंट्रेशन,
कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, ब्लड सेल या आरबीसी रेड ब्लड सेल इन प्लाज्मा। तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्लाज्मा के अंदर आरबीसी की काउंटिंग बढ़ जाती है, आरबीसी का कंसंट्रेशन बढ़ जाती है? नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है, क्योंकि यहां पर 50% तक 50% तक ब्लड प्लाज्मा का लेवल बढ़ता है। जो प्लाज्मा है वो 50% तक बढ़ जाता है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में ये सेल्स इतनी नहीं बढ़ती है, ठीक है। प्लाज्मा के कंपैरिजन में आरबीसी इतनी बढ़ती नहीं है, इंक्रीज नहीं होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा तो ज्यादा हो जाएगा, सेल्स कम रहेगी, यानी हीमोडाइल्यूशन हो गया। हीमोडाइल्यूशन हो गया यानी हेमेटोक्रीट का लेवल है वो कम हो गया, यानी आरबीसी की कंसंट्रेशन इसके अंदर कम हो गई। ओके, देखिए एग्जांपल से बताता हूं कि पहले प्रेगनेंसी से पहले ब्लड, ठीक है, एक इस लेवल तक था जिसके अंदर हाफ तक क्या थी, आरबीसी थी। ओके, देन प्रेगनेंसी हुई, उस दौरान क्या हुआ, ब्लड प्लाज्मा लेवल है वो बढ़ गया, इस लेवल तक हो गया। ओके, तो पहले इस लेवल तक था, ब्लड प्लाज्मा लेवल यहां तक हो गया, लेकिन आरबीसी है वो ज्यादा नहीं बढ़ी है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में, ब्लड प्लाज्मा के कंपैरिजन में नहीं बढ़ी है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा है वो तो कितना बढ़ता है, इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी के दौरान 50% तक होता है, और आरबीसी कितना होता है, 20% तक इंक्रीज होता है। तो आरबीसी तो बढ़ता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ब्लड सेल्स तो बढ़ती है, ओके, बट इनकी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती जितनी उस प्लाज्मा के अंदर होनी चाहिए। जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर होती है उतनी कंसंट्रेशन नहीं होती है। तो पहले से बढ़ तो रही है, लेकिन इस फ्लूइड के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं है, कंसंट्रेशन इसकी कम है इसके मुकाबले, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कम होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान हेमेटोक्रीट है वो डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती है। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट अपना नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग होगा। अब बचे तीन, इनके अंदर से ढूंढना है कि तीनों में से कौन सा हो सकता है। एन इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, कि प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम, टोटल ब्लड वॉल्यूम की बात कर रहे थे, टोटल ब्लड वॉल्यूम तो इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन होता है। क्यों होता है, ब्लड वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा, क्योंकि फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो फीटस को ज्यादा न्यूट्रिएंट और गैसेज चाहिए, फ्लूइड चाहिए, तो इसके लिए ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ओके, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टोटल ब्लड वॉल्यूम, जिसके अंदर प्लाज्मा सबसे ज्यादा बढ़ता है। ओके, ये पूरा फ्लूइड तो पूरा, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ये पूरा फ्लूइड बढ़ता है, जिसके अंदर प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, सारे बढ़ते हैं, लेकिन सभी के अंदर सबसे ज्यादा तेज कौन भागता है, सबसे ज्यादा तेज भागता है प्लाज्मा। यानी एक रेस है, उनके अंदर टीम बनाई हुई है, टीम बनाई हुई, तो टीम के अंदर से कैप्टन सबसे आगे निकल रहा है, सबसे तेज दौड़ रहा है। ओके, यानी वो कैप्टन, टीम ए और बी है, इनमें से टीम बी जीत रही है, क्योंकि टीम बी है उसका कैप्टन सबसे तेज दौड़ रहा है, ठीक है। तो पहले उसकी टीम का मेंबर पहुंचा है, तो यानी कंसंट्रेशन, यानी जो ब्लड की वॉल्यूम तो बढ़ रही है, यानी वो रेस में जीत तो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आगे कौन चल रहा है, कैप्टन चल रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ब्लड वॉल्यूम की वजह से क्यों होता है, इसमें प्लाज्मा सबसे ज्यादा बढ़ता है, 50% तक बढ़ता है। ओके, तो टोटल ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है, इंक्रीज होती है प्रेगनेंसी के दौरान। ओके, नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन की ए डिक्रीज इन सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर कम हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर ईएसआर है वो तो बढ़ती है, इंक्रीज है, इंक्रीज होती है, 4 टाइम्स हो जाती है। ईएसआर है वो प्रेगनेंसी के दौरान 4 टाइम्स हो जाती है, कितनी हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन भी अपना सही नहीं होगा। नेक्स्ट, ए डिक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल्स, कि प्रेगनेंसी के दौरान डब्ल्यूबीसी है वो कम हो जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान डब्ल्यूबीसी कम नहीं होती है, ल्यूकोसाइटोसिस होती है,
यानी WBC बढ़ती है। बता दिया मैंने कि ब्लड वॉल्यूम, टोटल ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है तो RBC भी बढ़ेगी यहाँ पर, ठीक है, WBC बढ़ेगी और प्लेटलेट्स भी बढ़ेगी। तो ये तो कम क्वांटिटी के अंदर बढ़ती है, ये तो लेस क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज होती है। इंक्रीज तो होती है लेकिन लेस क्वांटिटी के अंदर होती है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन बढ़ता है? प्लाज्मा ज्यादा बढ़ता है। ओके, ब्लड वॉल्यूम टोटल बढ़ता है लेकिन प्लाज्मा सबसे ज्यादा बढ़ता है और ये सेल्स भी इंक्रीज होती है, तो डिक्रीज तो होती नहीं है। अपना आंसर फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा था और आंसर क्या जाएगा अपना? ऑप्शन सेकंड, एन इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा अपना? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन इन द प्रीनेटल क्लिनिक, एक प्रीनेटल क्लिनिक पर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है एक क्लाइंट का। द क्लाइंट्स वेजाइनल म्यूकोजा इज ऑब्जर्व्ड टू हैव ए पर्पलिश डिस्कलरेशन। उस फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान एंटीनेटल विजिट के टाइम पर एक क्लाइंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है। उस फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान देखा जा रहा है कि उसकी वेजाइना है वो पर्पलिश डिस्कलरेशन की हो रही है, पर्पल डिस्कलरेशन की हो गई है। तो व्हाट साइन शुड द नर्स डॉक्यूमेंट इन द क्लाइंट्स क्लिनिकल रिकॉर्ड? तो आप उसके क्लाइंट के रिकॉर्ड में कौन सा साइन है, प्रेगनेंसी का कौन सा साइन है वो रिकॉर्ड करोगे। कौन सा साइन का नाम लिखोगे अगर आपको पता चले कि प्रेगनेंसी के टाइम पर वेजाइना का पर्पल या वॉयलेट डिस्कलरेशन हो गया है? तो कौन सा साइन लिखोगे इनमें से? क्या आप हेगार लिखोगे, गुडेल लिखोगे, चैडविक लिखोगे या ब्रेक्सटोन हिक्स लिखोगे? सबको देख लेते हैं, सबका नंबर आएगा। एक है हेगार साइन, ये प्रेगनेंसी का प्रोबेबल साइन है। ये ऑप्शन के अंदर तो सारे प्रोबेबल साइन है प्रेगनेंसी के। कौन से साइन है? प्रोबेबल साइन। ओके, प्रोबेबल साइन है। प्रेगनेंसी के साइन की अगर बात करें तो तीन तरीके के साइन के अंदर अपने डिवाइड कर रखा है। एक होता है प्रीजम्पटिव साइन, ओके, एक होता है प्रोबेबल साइन, ओके, एक होता है पॉजिटिव साइन। एक होता है पॉजिटिव साइन। प्रीजम्पटिव साइन जिसके अंदर अपन लेते हैं नोजिया, एमनोरिया, ठीक है, और नोजिया लेते हैं, एमनोरी लेते हैं, स्वेलिंग इन फीट, फेटिग, ओके, इनको अपन प्रीजम्पटिव साइन के अंदर लेते हैं। यानी कि ठीक है कि मान सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट है, ये मानने के लिए। नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, एमनोरिया अपन मान लिया यार वो प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि नोजिया और वोमिटिंग से अपन उसको प्रेग्नेंट मान सकते हैं। नोजिया और वोमिटिंग तो कोई गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस हो उससे भी उसकी नोजिया हो सकती है किसी वुमन की। ओके, एमनोरिया, एमनोरिया होती है अपन ऐसा नहीं कह सकते कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि एमनोरिया तो कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव डिफॉर्मिटी, कोई डिस्टरबेंस, कोई पैथोलॉजी की वजह से भी एमनोरिया हो सकती है। किसी को पीसीओडी है तो उससे एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आ सकता है, ठीक है, टाइमली नहीं होगा। अगर एक पीरियड मिस हो गया था ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एमनोरिया है तो वो प्रेग्नेंट है। तो ये प्रिजम्पटिव साइन है, कंफर्म साइन नहीं है। दूसरे होते हैं प्रोबेबल साइन, ठीक है, पॉसिबिलिटी कि हाँ वो प्रेग्नेंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी साइन के अंदर बात करें तो आते हैं एक तो हेगार साइन। हेगार साइन जो प्रेगनेंसी के टाइम पर आता है, इसके अंदर क्या होता है? हेगार साइन के अंदर की जो सॉफ्टनेस, ठीक है, सॉफ्टनेस ऑफ द लोअर यूटेराइन सेगमेंट, लोअर यूटेराइन सेगमेंट, ठीक है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट का सॉफ्टनेस होना। यानी इस साइन के दौरान जब अगर बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन यानी मदर के टू फिंगर वेजाइना के थ्रू और टू फिंगर एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर, फंडस के ऊपर से होते हुए अपन अपने फिंगर्स को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं दोनों को। टू फिंगर्स तो वेजाइना के थ्रू कर रखिए, उसके वेजाइना के पोस्टीरियर फोर्निक्स पे, ओके, और वेजाइना के एंटीरियर फोर्निक्स पर, और टू फिंगर्स अपने ले रखिए एब्डोमिनल के ऊपर से, ठीक है, इस तरीके से हैं। तो टू फिंगर तो अपने
वेजाइना के अंदर लगा रखी है और 2 फिंगर यहाँ से एब्डोमेन केविटी के ऊपर से, फंडस के ऊपर से। तो यहाँ पर अपन अपने फिंगर्स को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, इतनी सॉफ्ट हो जाती है यूट्रस का लोअर सेगमेंट। तो ये कौन सा साइन होता है? हेगार साइन होता है। ओके, ये हेगार साइन जो नॉर्मली 4 to 8 वीक पर होता है। ओके, एक होता है गुडेल साइन। गुडेल साइन क्या होता है? सॉफ्टनेस ऑफ द सर्विक्स, सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स। ठीक है, गुडेल साइन जो सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स होता है, जो कि नॉर्मली 6th वीक पर होता है, 6th वीक पर डेवलप होता है प्रेगनेंसी के। इसके अंदर क्या होता है गुडेल साइन के अंदर, कि सर्विक्स इतना सॉफ्ट हो जाती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर कि वो लिप्स जैसी फील होती है, और नॉन प्रेगनेंसी के दौरान नोज टिप जैसी फील होती है सर्विक्स। तो सर्विक्स प्रेगनेंसी के टाइम इतना सॉफ्ट हो जाती है कि वो लिप्स के जैसा फील देती है। ओके, तो ये था गुडेल साइन। एक है चेडविक साइन। चेडविक साइन जिसके साथ में एक होता है जेकमर साइन, चेडविक और जेकमर साइन, चेडविक एंड जेकमर साइन, जेकमर साइन। ये चेडविक और जेकमर साइन क्या होता है कि जिसके अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पर पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना, ठीक है, वेजाइना के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ने की वजह से वेजाइना का वोयलेट या पर्पल कलर हो जाता है, वोयलेट और पर्पल कलर हो जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? जेकमर्स या चेडविक साइन। ये होता क्यों है? क्योंकि नॉर्मली वेजाइना के अपर पार्ट से यूट्रस का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाता है? यूट्रस का सर्विक्स। ये सर्विक्स है, यहाँ पर अपनी आती है यूटेराइन आर्टरी, जो कि यूट्रस को सप्लाई करती है दोनों ओर। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर यूट्रस को ज्यादा ब्लड वेसल्स चाहिए, ठीक है, ज्यादा सर्कुलेशन चाहिए। तो ये सर्कुलेशन क्या है? यूट्रस को तो सप्लाई करती है ये यूटेराइन आर्टरी, साथ साथ में वेजाइना के अपर पार्ट को भी सप्लाई करती है। तो अगर ये यहाँ सर्कुलेशन चलेगा, ठीक है, वेजाइना के अंदर यूट्रस के अंदर यूटेराइन आर्टरी के थ्रू ब्लड आएगा, एक्सेसिव ब्लड आएगा इसको मेच्योर करने के लिए, फीटल के सर्कुलेशन के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि वेजाइना की साइड से यहाँ पे चैनल बंद कर दिए जाएंगे आर्टरी के, वो तो यहाँ वेजाइना को भी सप्लाई करेगी। तो इस एक्सेसिव ब्लड सप्लाई की वजह से वेजाइना वोयलेट या पर्पल कलर की शो होती है। तो इस साइन को अपन क्या बोलते हैं? चेडविक या जेकमर साइन। ओके, ये प्रेगनेंसी के 8th वीक पर होता है, 8th वीक पर होता है। तो यही अपना क्या जाएगा? आंसर जाएगा। चेडविक साइन होता है जो कि वेजाइना का पर्पलिश या वॉयलिश डिस्कलरेशन। तो अपना आंसर 3 सही होगा, चेडविक साइन। एक है ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इरेगुलर नॉन रिदमिक पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन टू द मदर। जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसको इरेगुलर नॉन रिदमिक पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, वो कई बार थ्रू आउट कंप्लीट प्रेगनेंसी के टाइम पर आते रहते हैं। इन कॉन्ट्रैक्शन से लेबर नहीं होता है, तो इसको रख लीजिए। ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? नॉन रिदमिक इरेगुलर पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, दैट विल नॉट लीड्स टू लेबर। इससे लेबर नहीं हो सकता, डिलीवरी नहीं हो सकती इन कॉन्ट्रैक्शंस से। ठीक है, तो ये क्या थे अपने? ये थे प्रेगनेंसी के प्रोबेबल साइन। तो जो अपना क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पर्पलिश डिस्कलरेशन, कि पर्पलिश डिस्कलरेशन है वो कौन से साइन की वजह से आता है? ये पर्पलिश डिस्कलरेशन है वो कौन सी साइन में होता है? तो चेडविक साइन है, उसके अंदर वेजाइना का पर्पलिश डिस्कलरेशन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज ए नर्स एक्सप्लेन टू ए प्रेग्नेंट क्लाइंट। कि एक नर्स है, आप है, एक प्रेग्नेंट क्लाइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? कि अबाउट द कोज ऑफ हर फिजियोलॉजिकल एनीमिया। फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके,
आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो उसको आप बताओगे कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो प्रेगनेंसी के टाइम पर हो जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर हो जाता है, तो क्यों हो जाता है, तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, तो जिससे कि जो प्लाज्मा सॉरी जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया है वो हो जाता है। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया और पैथोलॉजिकल एनीमिया, फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्या होता है, कोई भी फिजियोलॉजी चेंजेस की वजह से हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, उसको फिजियोलॉजिकल एनीमिया बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एनीमिया, एनीमिया किसी भी फिजियोलॉजी की वजह से अगर कोई एचबी लेवल कम होता है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया। और किसी पैथोलॉजी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से अगर एचबी डाउन जाता है, ठीक है, एचबी डाउन जाता है तो उसको बोलते हैं अपन पैथोलॉजिकल एनीमिया, ठीक है, पैथोलॉजिकल एनीमिया। यहां बात कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया, यानी प्रेगनेंसी के दौरान किसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से एनीमिया होता है। पैथोलॉजी की वजह से भी हो सकता है कि मान लो कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, कुछ और प्रॉब्लम हो, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर पैथोलॉजिकल एनीमिया भी हो सकता है, लेकिन फिजियोलॉजिकल एनीमिया है वो डेवलप होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो क्यों होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया प्रेगनेंसी के टाइम, कि क्या इरिथ्रोपोइसिस डिक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, कि क्या आरबीसी का बनना कम हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम पर इरिथ्रोपोइसिस तो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ओके, आरबीसी का प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन प्लाज्मा के रेशियो में जितना नहीं बढ़ता। प्लाज्मा 50% बन रहा है तो ये 20% बन रहा है, बढ़ तो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन प्लाज्मा जितना नहीं बढ़ रहा है, ओके। कह रहा है प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीजेज, तो ये वाला अपना ऑप्शन सही हो सकता है। क्यों हो सकता है ये वाला ऑप्शन सही, क्योंकि मैंने बताया इरिथ्रोपोइसिस तो कम नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ती है, टोटल ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है, तो इसके अंदर जो प्लाज्मा का जो रेशियो है वो ज्यादा बढ़ता है, प्लाज्मा ज्यादा बढ़ता है, 50% तक बढ़ता है। ये सेल्स भी बढ़ती है लेकिन सेल्स इतनी नहीं बढ़ती है। तो इस प्लाज्मा वॉल्यूम के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। क्योंकि कम क्यों हो जाता है, क्योंकि पहले 500 ml क्या था, मान लो ब्लड था, उसके अंदर 10 ml क्या था, हीमोग्लोबिन था, तो उससे में हीमोग्लोबिन का लेवल ज्यादा था। लेकिन अब ब्लड के अंदर प्लाज्मा हो गया 800 ml और आरबीसी की वैल्यू कितनी होगी 20 ml, तो यहां पर कंसंट्रेशन तो कम हो गई, हीमोग्लोबिन का लेवल तो कम हो गया, तो इसलिए फिजियोलॉजिकल एनीमिया है वो क्या होता है, हो जाता है प्रेगनेंसी लेडीज के अंदर। जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने की वजह से फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो जाता है, क्योंकि आरबीसी के नंबर तो कम हो गए और प्लाज्मा ज्यादा हो गई, ठीक है, इसलिए फिजियोलॉजिकल एनीमिया डेवलप होता है, ओके। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 12 to 16 होती है एक फीमेल के अंदर। नॉर्मल आरबीसी की वैल्यू कितनी होती है, हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी होती है, 12 to 16 होती है। अगर 12 से नीचे है, बिलो 12 है, ठीक है, तो किसके अंदर काउंट हो जाएगी, एनीमिया के अंदर काउंट हो जाएगी, वो मतलब किसके अंदर काउंट हो जाएगी, एनीमिया के अंदर काउंट हो जाएगी। कि क्या आयरन का जो यूटिलाइजेशन है इसकी डिक्रीज होने की वजह से कम हो जाता है, वो फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो जाता है। ऑप्शन कह रहा है कि क्या जो आयरन है उनका यूटिलाइजेशन कम हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, जिससे हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। आयरन का तो यूटिलाइजेशन बढ़ता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, फिटस को आयरन तो ज्यादा चाहिए, ओके, इसका यूटिलाइजेशन कम नहीं होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, ओके, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन अपना सही नहीं होगा। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन बाय द लीवर इंक्रीजेज, कि क्या लीवर के द्वारा आरबीसीज का डिटॉक्सिफिकेशन ज्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। ऐसा नहीं है, डिटॉक्सिफिकेशन तो नॉर्मली चलता है जितना होता है, यानी आरबीसी तो ब्रेकडाउन उतनी होती है जितनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर होती है। अगर आरबीसी ज्यादा ब्रेकडाउन होगी तो ये हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, डिटॉक्सिफिकेशन कम नहीं होता है ना बढ़ता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन बढ़ता नहीं है, आरबीसी ज्यादा टूटेगी नहीं। तो मेन रीजन क्या होगा फिजियोलॉजिकल एनीमिया का, वो होगा कि प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाती है, ब्लड वॉल्यूम टोटल बढ़ती है, उसके साथ में प्लाज्मा वॉल्यूम 50% तक बढ़ती है, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है कि द नर्स रिव्यूज द ब्लड टेस्ट रिजल्ट ऑफ ए क्लाइंट। एक क्लाइंट का ब्लड रिपोर्ट देख रही है जो कि 24 वीक स्टेशन है, यानी एक मदर है जिसकी प्रेगनेंसी 24 वीक्स की है। ओके, उसकी ब्लड रिपोर्ट देख रही है नर्स, ठीक है। तो विच फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो उस रिपोर्ट के अंदर से कौन सा पैरामीटर देख के नर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेगी या गायनोकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करेगी कि उसकी ये वाले पैरामीटर से वो डाउन है, आपको इसमें देखना पड़ेगा। जो नॉर्मल रिपोर्ट नॉर्मल पैरामीटर है उनके अलावा अगर ऐसी कौन सी इसमें पैरामीटर आया है इस रिपोर्ट के अंदर जिससे कि आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना पड़ रहा है, तो कौन सी हो सकती है कि क्या प्लेटलेट्स नंबर 2,30,000 हुआ तो क्या आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा? नहीं, प्लेटलेट्स वॉल्यूम तो 150 टू 4 लाख होती है, ठीक है। 1,50,000 टू 4 लाख होती है प्लेटलेट्स वॉल्यूम। तो ये तो प्रेगनेंसी के टाइम पर इंक्रीज ही होगी, ठीक है। तो ये लेवल तो सही है, इसमें ना तो डिक्रीज हो रही है, ये लेवल 2,30,000 है, 2,30,000 है, वो ना तो कम है ना ज्यादा है, प्रेगनेंसी के टाइम पर ये एवरेज वैल्यू है। तो इसके लिए उस नर्स को आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ओके, डॉक्टर को एडवाइस करने, डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है अगर प्लेटलेट्स वॉल्यूम है 2,30,000 आ रही है, तो क्योंकि ये नॉर्मल वैल्यू है प्रेगनेंसी के टाइम पर। ओके, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही नहीं होगा, अगर ये रिपोर्ट आती है तो आपको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन लेवल 10.8 ग्राम पर डीएल, कि अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 10.8 ग्राम आ गया है तो इसके लिए इन्फॉर्म करना है या नहीं। तो इसके लिए तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मैंने बताया कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल है वो 12 टू 16 ग्राम पर डीएल होता है। ओके, अगर इससे कम आता है तो कौन सी कंडीशन होगी? वो एनीमिक कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन हो जाएगी? एनीमिक कंडीशन हो जाएगी, यानी एनीमिया है उस वुमन को। तो इसके लिए इस पैरामीटर, अगर ये पैरामीटर्स आ रहे हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल 10.8 आ रहा है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एनीमिक कंडीशन है। ओके, थर्ड देख रहे हैं, क्या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 90 mg पर डीएल आ रहा है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने की जरूरत है? इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल रेंज है 70 टू 105, ये एक नॉर्मल वैल्यू है प्रेगनेंसी के दौरान। ओके, इसमें अगर ये वैल्यू आती है तो इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एक है क्या डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग अगर 10,000 है तो ये भी एक नॉर्मल वैल्यू है, प्रेगनेंसी के टाइम पर भी 5,000 टू 10,000 नॉर्मल रहती है नॉन प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर भी, और थोड़ी इंक्रीज हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती कि 10,000 उसकी वैल्यू कम रहे। तो 10,000 वैल्यू है डब्ल्यूबीसी की, ये भी नॉर्मल है, इसके लिए भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ओके, इस पैरामीटर्स के दौरान भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर हीमोग्लोबिन लेवल 10.8 है उसकी रिपोर्ट में, तो यहाँ पर उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने की जरूरत है कि पेशेंट एनीमिया में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट हर फर्स्ट प्रीनेटल विजिट, एक क्लाइंट है, उसकी फर्स्ट प्रीनेटल विजिट के दौरान एक क्लाइंट सेज टू द नर्स, नर्स को कह रहा है, ओके, एक प्रीनेटल विजिट के दौरान एक पेशेंट जो कि नर्स को कह रहा है कि आई गेस आई विल बी हैविंग एन इंटरनल एग्जामिनेशन टुडे, मुझे लगता है कि आज मेरा इंटरनल एग्जामिनेशन होने वाला है, ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। व्हाट इज द नर्सेज बेस्ट रेस्पॉन्स, तो उस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन कर रही है नर्स को कि आज मेरा इंटरनल एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी जो प्रीनेटल विजिट के दौरान मेरा इंटरनल फिजिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इस क्वेश्चन पे नर्स का आपका क्या रेस्पॉन्स रहेगा? तो इनमें से कौन सा रेस्पॉन्स रह सकता है? क्या यस एन इंटरनल एग्जाम इज डन एट द मदर्स फर्स्ट विजिट,
कि क्या आपका ये रेस्पॉन्स रहेगा कि हाँ फर्स्ट प्रीनेटल विजिट के दौरान आपका इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाएगा। प्रीनेटल एग्जामिनेशन के दौरान इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट आपका ये रेस्पॉन्स नहीं है कि आपको यस आपका इंटरनल एग्जामिनेशन किया जा रहा है। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा कि पहले कुछ भी एग्जामिनेशन किसी भी चीज को बोल रहे हैं तो पहले उसका नॉलेज एनकरेज करना है। ओके, उसका नॉलेज लेवल पूछना है। पहले भी कोई पेशेंट या कोई भी आपका क्लाइंट आएगा जो आप कोई भी प्रोसीजर के लिए, तो उसका पहले तो नॉलेज गेन करना है कि कितना उसको नॉलेज है। अगर कम है तो आपको उसको प्रोसीजर जो भी स्टेप आप उसको एक्सप्लेन करेंगे एक्यूरेटली कि आपके द्वारा आपके साथ ये एग्जामिनेशन ये प्रोसीजर किए जाएंगे आपके साथ में। तो पहले उसका नॉलेज एनकरेज करना है। ओके, या उसकी हिस्ट्री पूछनी है कि आपने पहले कभी एग्जामिनेशन करवाया है क्या, ठीक है, आपको इसके बारे में कितना पता है। ओके, ये पूछेंगे, डायरेक्ट उसको प्रोसीजर के लिए एग्जामिनेशन के लिए नहीं ले जाएंगे। ठीक है, ये एक स्टेप है नर्सेज की। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही नहीं होगा। डायरेक्ट उसको ऐसा नहीं कहेंगे ठीक हाँ चलो आपका एग्जामिनेशन है, पहले उसको बताएंगे आपको इसके बारे में कितना नॉलेज है। ओके, इस एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये पोजीशन दी जाएगी, आपको कोऑपरेट करना है। ठीक है, ये प्रोसीजर 10 मिनट का है, तो पूरा एक्सप्लेन करना है पहले, सीधा प्रोसीजर करने से पहले। नेक्स्ट है, आर यू फियरफुल ऑफ हैविंग एन इंटरनल एग्जामिनेशन डन, कि क्या आपको एग्जामिनेशन का डर लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि सीधा उसको डरेवी को और आपको ये क्वेश्चन पूछ के डराना है। क्लाइंट को अपने उसको नॉलेज एनकरेज करना है। ठीक है, उससे ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है कि आपको डर लग रहा है क्या। ठीक है, नेक्स्ट है, हैव यू एवर हैड एन इंटरनल एग्जामिनेशन डन बिफोर, कि क्या आपका पहले इंटरनल एग्जामिनेशन हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही जा सकता है। ये वाला ऑप्शन सही क्यों जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर अपन पेशेंट से ऐसे पूछ रहे हैं कि आपको इस प्रोसीजर के बारे में, इस एग्जामिनेशन के बारे में कितना पता है। अगर कम है तो उसको और बताना है, एक्सप्लेन करना है वो प्रोसीजर। वो कोई भी प्रोसीजर करने से पहले कंसेंट लेना है उससे। ठीक है, कंसेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वो प्रोसीजर बताना पड़ेगा कि आपके साथ ऐसा ऐसा प्रोसीजर करने जा रहे हैं, ये वाला एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, आपके इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। ओके, तो आपको इंजेक्शन का डर तो नहीं लगता, इससे पहले पूछना है कि इंजेक्शन इस तरीके से लगता है, इससे दर्द नहीं होता है, या पहले आपने इंजेक्शन लगवाया है क्या। तो ओके, तो पहले अपन उससे हिस्ट्री पूछेंगे कि पहले आपने ये एग्जामिनेशन करवाया है क्या। तो ये वाला ऑप्शन अपना राइट जाएगा, ऑप्शन 3 अपना राइट रहेगा। ऑप्शन फोर्थ भी देख लेते हैं, फोर्थ क्या करें। ऑप्शन फोर्थ कह रहा है कि यस ए स्लाइटली अनकंफर्टेबल इंटरनल एग्जामिनेशन मस्ट बी डन, कि थोड़ा सा आपको अनकंफर्ट देने वाला प्रोसीजर है जो अभी हम करेंगे। ठीक है, आपने प्रोसीजर बताया ही नहीं, क्लाइंट को सीधा ही बोल देगा कि ये आपको प्रोसीजर है, वो आपको डिस्कंफर्ट फील करेगा, अनकंफर्टेबल करेगा, आपको पेन कर सकता है प्रोसीजर। ओके, जो हम करने जा रहे हैं, तो उसने तो हाँ ही नहीं की, उसने तो कंसेंट दिया ही नहीं क्लाइंट ने, तो उससे पहले ही आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चलिए आपका एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं लेकिन ये आपको पेन करेगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट का नॉलेज एनकरेज करना है, नॉलेज उसको बताना है। ठीक है, कि उसको इस एग्जामिनेशन के बारे में कितना पता है। अगर कम है तो आपको उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन थर्ड अपना राइट जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है अपना आज का। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एक जीटीपीएल से रिलेटेड है, जो कि ग्रेविडा, टर्म, प्रीटर्म, एबॉर्शन एंड लाइव, ये पैरामीटर्स हैं जिससे कि अपन उसके मदर के चार्ट के अंदर इंडिकेट करते हैं प्रीवियस हिस्ट्री, कि उसके कितने बच्चे हैं, कितने लाए हैं, कितने कौन से टाइम पर हुए थे, कितने एबॉर्शन हो गए हैं। ठीक है, ये पैरामीटर्स एक चार्ट है। तो इस चार्ट के अंदर देखते हैं कि जी से आता है ग्रेविडिटी, जी से आता है ग्रेविडिटी। ग्रेविडिटी मीन्स वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। टाइम यानी इंसिडेंस देखते हैं कितने टाइम प्रेग्नेंट हुई है वो। ओके, टी से आता है टर्म, उसकी प्रेगनेंसी 37 वीक के बाद तक कितनी बार गई है, आफ्टर 37 या 38 वीक, 38 वीक तक कितनी बार प्रेगनेंसी गई है उसकी। ओके, पी से आता है प्री टर्म, पी से क्या आता है प्री टर्म, यानी 37 वीक से पहले, बिफोर 37 वीक
तक कितनी बार प्रेगनेंसी गई है? ए फॉर एबॉर्शन, उसका एबॉर्शन कितनी बार हुआ, यानी बिफोर 20 वीक, बिफोर 20 वीक। जो प्री टर्म है वो किस किस की कितने ड्यूरेशन के बीच में रहता है? 20 to 37 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान अगर बेबी का बर्थ हुआ है तो किसके अंदर आएगा? प्री टर्म के अंदर। अगर बिफोर 20 वीक है तो किसके अंदर आएगा? एबॉर्शन के अंदर आएगा। ओके, एल फॉर लाइव, उसके लाइव कितने बच्चे हैं वो आएगा एल के अंदर। ओके, कि उस मदर के लाइव अभी कितने बच्चे हैं। तो जो जीटीपी है, ग्रेविडिटी, टर्म, प्रीटर्म और एबॉर्शन है, उसके अंदर इंसिडेंट काउंट होते हैं। ओके, वो इंसिडेंट्स, वो टाइम काउंट होता है कि कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, कितनी बार टर्म पे डिलीवरी हुई है। चाहे ट्विंस हुए तो भी सिंगल ही काउंट होगा, चाहे वो प्रेगनेंसी के अंदर ट्विंस है उसकी, ट्रिप्लॉइड है तो भी इंसिडेंट्स एक ही काउंट होगा, ग्रेविडिटी एक ही काउंट होगी, टर्म एक ही काउंट होगा। अगर प्री टर्म के दौरान ट्रिप्लॉइड है तो भी वो कंडीशन प्री टर्म वो कभी एक ही काउंट होगी। एबॉर्शन के टाइम, एबॉर्शन से अगर वो ट्विंस एबॉर्ट हुए हैं तो भी एबॉर्शन का ए वो सिंगल ही आएगा। क्यों आएगा सिंगल? क्योंकि इसके अंदर इंसिडेंट काउंट कर रहे हैं अपन, जो बच्चे काउंट कर रहे हैं। ओके, वो चिल्ड्रन अपन किसके अंदर काउंट करते हैं? लाइव के अंदर करते हैं कि लाइव कितने चिल्ड्रन है। तो अपना क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या है कि ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इज मेकिंग हर फर्स्ट एंटीपार्टम विजिट, कि एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है, तो प्रेग्नेंट है यानी अभी आई है, उस दौरान भी प्रेग्नेंट है तो ग्रेविडिटी एक तो वो हो गई, अभी भी प्रेग्नेंट है वो आई है तब, तो प्रेग्नेंट होती है ग्रेविडिटी काउंट हो जाता है, जैसे प्रेग्नेंट ग्रेविडिटी 1। ओके, एक यानी अभी प्रेग्नेंट है एक तो। दूसरा, सी हैज ए 2 ईयर ओल्ड सन, उसके एक 2 साल का बच्चा भी है, वो कब हुआ था? 40 वीक पे हुआ था। तो 2 साल का बच्चा है तो उसके लिए भी प्रेग्नेंट हुई है वो, तो एक बार वो 2 साल पहले प्रेग्नेंट हुई थी, और वो 2 साल का बच्चा अभी है जिंदा तो लाइव है। ओके, डिलीवरी कब हुई थी उसकी? 40 वीक से, यानी 30 वीक के 38 वीक के बाद में, तो टर्म पर है। प्री टर्म यानी 40 वीक पे है तो प्री टर्म भी नहीं है और अबॉर्शन भी नहीं हुआ है। ओके, ये हो गया। 40 वीक्स पे एक उसके 2 साल का बच्चा, एंड ए 5 ईयर ओल्ड डॉटर बोर्न एट 38 वीक, और उसके एक 5 साल की बच्ची है, यानी एक बार 5 साल की बच्ची हुई थी उसके लिए प्रेग्नेंट हुई है। वो भी कब डिलीवरी हुई है उसकी भी? 38 वीक पे, यानी टर्म पे डिलीवरी हुई है। प्री टर्म पे डिलीवरी नहीं हुई है, एबॉर्शन नहीं हुआ है, वो अभी लाइव है। जो 5 साल की बच्ची वो अभी भी है, यानी लाइव 2 हो गए। नेक्स्ट, एंड ए 7 ईयर ओल्ड ट्विन डॉटर्स बोर्न एट 35 ईयर वीक, यानी उसके 7 साल के ट्विंस और हैं, वो भी जिंदा है, तो ट्विंस के टाइम एक बार और प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन उन ट्विंस का बर्थ कितने वीक पे हुआ है? 35 वीक पे हुआ है, यानी प्री टर्म पे हुआ है। ओके, प्री टर्म पर 35 वीक पर एक 2 डॉटर्स का जन्म हुआ है। तो प्री टर्म डिलीवरी तो एक बार हुई है, चाहे बच्चे ट्विंस हुई हो, डिलीवरी तो प्री टर्म एक बार हुई है, तो प्री टर्म तो एक ही काउंट होगा, लेकिन बच्चे कितने हुए थे? 2 हुए थे, दोनों अभी लाइव है, तो लाइव कितने हो जाएंगे? 2 ऐड हो जाएंगे ट्विंस के। ओके, यहां तक हो गया। एंड सी हैड ए स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन 3 इयर्स एगो। ओके, उसके एक एबॉर्शन भी हुआ था 3 वीक्स पहले, तो ग्रेविडिटी उस समय भी हुई थी। एबॉर्शन हुआ तो प्रेगनेंसी हुई थी, प्रेगनेंसी हुई है, कंसीव हुआ है, तभी तो एबॉर्शन हुआ है। तो एक 3 साल पहले और उसके कंसीव हुआ था, वो की एबॉर्शन हो गया था कितने वीक पे? 10 वीक पे, 10 वीक पे यानी एबॉर्शन हुआ है उसके। ओके, एक एबॉर्शन हुआ है, तो एबॉर्शन हुआ है तो बेबी लाइव नहीं है, ठीक है, तो बेबी लाइव नहीं है, तो उसका जीटीपीएल इस फॉर्मेट के अंदर उसका स्कोर क्या रहेगा? ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के अंदर क्या होगा? तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो जी तो कितना हो गया? 5 हो गया। ओके, टर्म पर टी कितने हो गए उसके? टी 2 हो गए, टी 2 हो गए इसके, क्योंकि एक बार तो उसके 40 वीक पर बच्चा हुआ है, एक बार उसके 38 वीक पर बच्चा हुआ है। ओके, प्रीटर्म, प्रीटर्म पर कितने हुए उसके? एक प्रीटर्म उसके एक बार डिलीवरी हुई, क्योंकि प्रीटर्म के दौरान उसके प्रीटर्म हुआ है 35 वीक पर, तो उसके ट्विंस हुए थे, लेकिन डिलीवरी तो एक बार ही हुई है प्रीटर्म, तो P1 ही आएगा। ओके, और एबॉर्शन, उसके एबॉर्शन कितनी बार हुआ है? एबॉर्शन एक बार हुआ है, जो कि 10 वीक पे हुआ था, 3 साल पहले उसके एक एबॉर्शन हुआ था,
जो कि 10 वीक की प्रेगनेंसी पर एबॉर्शन हुआ था। कब हुआ था उसके एबॉर्शन? 10 वीक की प्रेगनेंसी पर। तो एबॉर्शन 1 हो गया उसका। ओके। एंड लाइव, तो लाइव कितने बच्चे हैं उसके? लाइव की बात करें तो एक 2 साल का बच्चा है। ओके। एक 5 साल की बच्ची है और 7 साल पहले 2 ट्विंस थे। तो कितने हो गए? एक 5 साल की बच्ची, एक 7 साल की बच्ची। ओके। एक 2 साल की बच्ची, एक 5 साल की बच्ची और 7 साल वाले दोनों ट्विंस। तो एल कितने हो गए? एल 4 हो गए। ठीक है। तो ये इसका जीटीपीएल स्कोर होगा। तो ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है अपना? G4, इससे आउट हो जाओ। G4 इससे आउट हो जाओ। अपने दो बचे G5 मैच को लो। G5 T2 दोनों में टर्म 2 है। अब यहाँ P1, तो P1 ये है, तो अपना आंसर ये रॉन्ग हो गया। अपना ऑप्शन थर्ड सही जाएगा। G5 T2 P1 A1 L4 ऑप्शन 3 अपना करेक्ट आंसर होगा। ये था जीटीपीएल के बारे में, जिसमें G4 ग्रेविडिटी कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, T4 टर्म कितनी बार प्रेगनेंसी 38 वीक तक पहुंची है, 38 वीक के बाद में डिलीवरी उसकी कितनी हुई है, प्री टर्म यानी 20 वीक से लेके 37 वीक के बीच में कितनी बार उसकी डिलीवरी हुई है, अबॉर्शन यानी 20 वीक से पहले उसके कितनी बार अबॉर्ट हुआ है, या लाइव उसके अभी लाइव कितने बच्चे हैं। तो इस प्रकार से ये जीटीपीएल स्कोर होता है। ओके, थैंक यू।